जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग रोज़ की तरह 19 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे, जिसमें कुछ फैक्ट्स होंगे और कुछ उनके एनालिसिस होंगे। ठीक है। और ये सारी न्यूज़ साथियों PIB, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स और मैगजीन से ली गई हैं। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है साथियों, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स से रिलेटेड। तो आपको ये बताना है, ये जो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स है, इसमें कितने कितने क्राइटेरिया यूज़ किए जाते हैं कंट्रीज़ को रैंक करने के लिए। ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें इंडियन की रैंकिंग्स भी देखेंगे, कौन इसको पब्लिश करता है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स को, वो भी देखेंगे, और कौन कौन से क्राइटेरिया यूज़ होते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है। तो आपके ऑप्शन है साथियों, आपको ये बताना है कि ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स को कंपाइल करने के लिए कितने क्राइटेरिया का यूज़ किया जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं 3, 4, 5 या 6। तो साथियों इसका सही आंसर है 4। ठीक है। 4 क्राइटेरियाज यूज होते हैं रिमोट वर्क को जज करने के लिए, रिमोट वर्क की रैंकिंग्स को कंपाइल करने के लिए। ठीक है। इंडिया की रैंक जो है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में, वो है 64th। ठीक है। काफ़ी बुरी हालत है। ठीक है। 108 कंट्रीज में। ठीक है। 64th है ये। इंडिया की रैंक है 64th आउट ऑफ 108 कंट्रीज। और इसको पब्लिश कौन करता है? इसको साइबर सिक्योरिटी फर्म नॉर्ड लेयर पब्लिश करती है। ठीक है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? वो एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है नॉर्ड लेयर। क्या है? नॉर्ड लेयर, जो कि 4 फंडामेंटल क्राइटेरिया यूज करती है। कौन कौन से? साइबर सेफ्टी, इकोनॉमिक सेफ्टी, डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेफ्टी। ठीक है। कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लेते हैं क्राइटेरिया। साइबर सेफ्टी, इकोनॉमिक सेफ्टी, डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेफ्टी। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और कितने क्राइटेरिया हैं? 4 क्राइटेरिया है। कैसे याद रखेंगे? डेस्क, DESC। ठीक है। तो रिमोट वर्क भी डेस्क पे होगा। ठीक है। डेस्क, वो चेयर एंड डेस्क होती ना, तो रिमोट वर्क भी डेस्क पे होगा। ये डी है साथियों। थोड़ा सा मेरी राइटिंग काफ़ी गड़बड़ है, आप जानते ही होंगे अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे हमारी वीडियोस। तो ये डी है साथियों। ठीक है। रुकिए, थोड़ा सा इरेज कर दें ताकि फिर से क्लैरिटी हो जाए ना। तो ये डी से है डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई से है इकोनॉमिक सेफ्टी, एस से है सोशल सेफ्टी और सी से है साइबर सेफ्टी। ठीक है। तो क्या क्या है? डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई से इकोनॉमिक सेफ्टी, एस से सोशल सेफ्टी एंड सी से साइबर सेफ्टी। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं जिसमें ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स कंट्रीज को इवेलुएट करता है। इंडिया की रैंक कितनी है साथियों? 64th। ठीक है। 64th रैंक है इंडिया की। ठीक है। और इसको पब्लिश कौन करता है? इसको जो पब्लिश करता है वो बहुत ही लेयर्ड फर्म है, उसका नाम है नॉर्ड लेयर। ठीक है। नॉर्ड लेयर। ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हैं इसको मिला के कि डेस्क पे लेयर्स हैं। ठीक है। डेस्क पे, रिमोट वर्क में डेस्क पे लेयर आ जाती है। ठीक है। डेस्क पे लेयर है। ठीक है। डेस्क पे धूल की लेयर है, कुछ भी आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं ताकि आपको ये सर्टेनिटी हो जाए कि इसी की बात हो रही है। ठीक है। रिमोट वर्क में डेस्क में लेयर आ जाती है। ठीक है। तो डेस्क याद रखेंगे। डेस्क क्या है? यहाँ पे पैरामीटर्स है जिसपे कंट्रीज को इवेलुएट किया जाता है। और लेयर क्या है? लेयर वो साइबर सिक्योरिटी फर्म है जिसका नाम है नॉर्ड लेयर, जो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स को पब्लिश करती है। ठीक है। और इंडिया की रैंक कितनी है? 64th। ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको सारे डायमेंशन यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। डेस्क पे लेयर जम जाती है। ठीक है। और इंडिया की रैंक कितनी है? 64th। और टॉप 2 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? डेनमार्क है और नीदरलैंड्स है। ठीक है। तो पहले पे है, पहली फर्स्ट रैंक पे है डेनमार्क। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ठीक है। तो इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इज टू बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो आपके ऑप्शन है साथियों, गोवा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश या झारखंड। आंसर देने से पहले साथियों हम लोग कल और परसों के जो जो करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज कर लेते हैं ऑप्शंस के माध्यम से। ठीक है। तो हम लोग ने कल देखा था कि झारखंड में ऐसी पॉलिसी आएगी जिसके अंतर्गत क्या होगा कि जो गिग वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स मतलब जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं,
ओला के, ऊबर के, जोमेटो के, स्विगी के, उनको एक मिनिमम वेज का प्रोविजन किया जाएगा, उनके लिए मिनिमम वेज का प्रोविजन किया जाएगा। हम लोग ने ये कल करंट अफेयर्स में देखा था। यूपी में हम लोग ने क्या देखा था, यहाँ पे फ्री गैस सिलेंडर्स मिलेंगे, फ्री गैस सिलेंडर्स मिलेंगे किसके अंतर्गत, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ पे फ्री गैस सिलेंडर्स मिलेंगे। और यूपी की कल एक क्या हम लोग ने इनिशिएटिव देखी थी, स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार, ठीक है, स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ त्योहार। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग इसको रिलीजियसली फॉलो करिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जिसमें बहुत मिनिमम इनपुट पे आपको बहुत मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट आपको अचीव हो सकता है, ठीक है। तो यूपी में हम लोग ने देखा था कि स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार इनिशिएटिव लॉन्च की गई थी, कल ही का था, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं, हम लोग ने कल का करंट अफेयर्स ऐसे रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है साथियों उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च हुआ है। आगे हम लोग आगे वाली स्लाइड में इसका पूरा एक जो फोटो ऑप है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो साथियों ये जो फोटो ली गई है ये इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है। यहाँ पे पूरा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में दिया हुआ है। तो ये 17 किलोमीटर्स की है, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, इसमें कौन कौन से स्टेशन इंक्लूडेड है, दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ, 3 सिटीज़ यहाँ पे इंक्लूडेड है। कौन कौन सी, दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ, ठीक है। और ये 17 किलोमीटर का है, ध्यान दीजिएगा 17 किलोमीटर का है। और ये कहाँ कहाँ, DGM, ठीक है, DGM, दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ, ठीक है। इन 3 सिटीज़ को ये केटर करेगा, ठीक है। 5 स्टेशन होंगे यहाँ पे, 5 स्टेशन होंगे, 3 सिटीज़, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलडार, दुहाई और दुहाई डिपो, ठीक है। और ये इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी इस ट्रेन की, 160 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, तो मैक्सिमम स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। कितने किलोमीटर का ये ट्रांजिट सिस्टम है, ये 17 किलोमीटर्स का ट्रांजिट सिस्टम है। ये कहाँ पे है, NCR रीजन में है, मतलब दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ रीजन में है, ठीक है। बाकी आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, खैर इतनी पढ़ने लायक नहीं है, पर आप एक बार इसको रीडिंग दे सकते हैं, ठीक है। इसको सिक्योरिटी कौन देगा, तो यूपी की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स इसको सिक्योरिटी देंगी, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप यूपी स्पेशल या यूपी स्पेसिफिक कोई एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में पढ़िएगा, 2020 में आई थी, ठीक है। 2020 में इसका प्रोविजन हुआ था, ये 2020 में आई थी। और ये CISF की तरह, जैसे सेंट्रल में इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, वैसे ही यूपी में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, जो कि बैंक्स हो गए, हाई कोर्ट हो गए, इन कोर्ट्स हो गए, इन लोग को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, इन लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको यहाँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहाँ आया है, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ में आया है। कितने किलोमीटर का स्ट्रेच है, 17 किलोमीटर का स्ट्रेच है। 5 स्टेशन है, ठीक है, 5 स्टेशन है, 3 सिटीज़ हैं, 5 स्टेशन है, 3 सिटीज़ हैं, कौन कौन सी, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ। और जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो 160 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, MQ-9B वॉज इन द न्यूज़, व्हाट डज इट रिफर टू। तो आपको बताना है MQ-9B क्या है इनमें से। आपके ऑप्शन है साथियों, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, बॉम्ब या सबमरीन। तो साथियों इसका सही आंसर है सबमरीन, ठीक, सॉरी ड्रोन, ठीक है, ड्रोन इसका सही आंसर है। MQ-9B जो ड्रोन है वो US का ड्रोन है, प्रीडेटर ड्रोन है, ठीक है, प्रीडेटर ड्रोन है ये। तो इंडिया इज फाइनलाइजिंग अ डील विद US फॉर 31 MQ-9B drones. They will bolster Indian military capabilities with deliveries starting in 2027, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, डिलीवरीज इनकी कब स्टार्ट होंगी, 2027 में, ये नहीं कि अभी आज ही शुरू हो जाएंगे 24 में, 2027 में लोग डिलीवर करेंगे, ठीक है। और कितने ड्रोन्स होंगे, 31 MQ-9B ड्रोन्स होंगे, ठीक है। तो आजकल क्या हो रहा है साथियों कि जो भी इक्विपमेंट्स अगर हम कहीं से खरीद रहे हैं बाहरी कंट्रीज से, तो उनको जनरली ये बोला जाता है कि जो भी कंपनीज हैं उनको ये बोला जाता है कि आप मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की फैसिलिटी इंडिया में खोलिए, ताकि इंडिया में भी जॉब्स जनरेट हो पाए, ठीक है। तो ये इसका जो प्रोविजन होता है इसको कहते हैं MRO प्रोविजन, ठीक है। MRO क्या होता है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी, ठीक है। तो ये फैसिलिटी पर्टेनिंग टू MQ-9B ड्रोन्स कहाँ पे खोली जाएगी, तो ये बेंगलुरु में खोली जाएगी, अभी फिक्स नहीं है पर बेंगलुरु में खोली जाएगी, ठीक है। तो MQ-9B क्या है साथियों, ये ड्रोन्स है, कहाँ का ड्रोन है,
तो ये यूएस का ड्रोन है, ठीक है, यूएस का ड्रोन है, प्रेडेटर ड्रोन है। ध्यान दीजिएगा MQ-9B, ठीक है, 9B। अब आपको एक ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। 9 भी आप देखिएगा, 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, ठीक है। 9 के बाद क्या आता है, 10। तो 10 से याद रखिएगा ये ड्रोन है MQ-9B, और ये यूएस का है, ठीक है, यूएस का है, ठीक है। ऐसे आप ट्रिक बना लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा कि MQ-9B क्या है, ये तो ड्रोन है और ये यूएस से आएगा। और कितना आएगा, 31 ड्रोन्स आएंगे। डिलीवरीज कब से स्टार्ट होंगी, 2027 से, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स है, ठीक है। MQ-9B ये पूरा प्रेडेटर ड्रोन है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, स्पेसिफिकेशन, फ्यूल कैपेसिटी पढ़ सकते हैं, पेलोड कैपेसिटी पढ़ सकते हैं, वेपन्स क्या क्या होंगे, एंटी टैंक मिसाइल्स होंगी, एंटी शिप मिसाइल्स होगी, लेजर गाइडेड मिसाइल्स होंगी, ठीक है। तो आप इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार फिर से कैसे याद रखेंगे, 9 के बाद क्या आता है, इसमें 9 है ना, 9B के पास क्या आता है, 10 आता है, ठीक है। 9 के बाद क्या आता है, 10। तो डी से याद रखिएगा, डी से है, ये है ड्रोन, और ये कहाँ का है, ये यूएस का है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये निमोनिक और हैक पसंद आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स से रिलेटेड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट रिलीजेस दिस इंडेक्स, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है, आपको ये बताना है। अभी हम लोग ने देखा था, क्या इंडेक्स देखा था अभी हम लोग ने, रिमोट वर्क इंडेक्स देखा था, ठीक है। रिमोट वर्क हम लोग ने इंडेक्स देखा था, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी थी साथियों, 64 रैंक थी। और इसका निमोनिक क्या था साथियों, कि रिमोट वर्क करने से डेस्क में लेयर आ जाती है, ठीक है। डेस्क पे लेयर आ जाती है, धूल की लेयर आ जाती है। तो डेस्क और लेयर हमारे कीवर्ड्स थे, ठीक है। डेस्क और लेयर मतलब क्या था, डेस्क हमारे क्राइटेरिया थे, 4 पैरामीटर से, जिसके अंतर्गत कंट्रीज को इवेलुएट किया जाता है। तो ये क्या था, डिजिटल सेफ्टी था, इकोनॉमिक सेफ्टी था, सोशल सेफ्टी था, और साइबर सिक्योरिटी सेफ्टी था, ठीक है। ये 4 पैरामीटर से। और लेयर क्या था, नॉर्ड लेयर, जो कि साइबर सिक्योरिटी फर्म जो इसको रिलीज करती है और कंट्रीज को इवेलुएट करती है, ठीक है। और रिमोट वर्क, ठीक है। और इंडिया की रैंक क्या थी, 64 थी, ठीक है। तो हम लोग ने पहले वाला चीज़ रिवाइज कर लिया। अब हम लोग अपने करेंट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो साथियों आपको बताना है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है, ठीक है। कौन रिलीज करता है साथियों, आपके ऑप्शंस हैं इससे रिलेटेड, पेंशन यूनाइटेड बॉडी, या वर्ल्ड पेंशन फंड अथॉरिटी, या मर्सर CFA इंस्टीट्यूट, या चार्टर्ड पेंशंस। तो साथियों इसका सही आंसर है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट, ठीक है। और ये 15th एनुअल मर्सर CFA इंस्टीट्यूट थी, जिसको अभी हाल ही में रिलीज किया गया था, ठीक है। इंडिया की रैंक है इस बार 45th, ठीक है, आउट ऑफ 47 सिस्टम्स एनालाइज, ठीक है। और इंडिया का स्कोर क्या है साथियों, इंडिया का स्कोर नहीं दिया है यहाँ पे, वैल्यू इंक्रीज, अच्छा इंडिया का स्कोर नहीं दिया है, इस इंडिया की रैंक दी गई है, ठीक है। तो इंडिया की रैंक क्या है साथियों, 45th रैंक है, आप बस इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये क्या करती हैं, MCGPI, मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, ये कंपेयर करी हैं 47 रिटायरमेंट इनकम सिस्टम्स अराउंड द ग्लोब एंड कवर 64% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। इनकी सब इंडेसेस क्या क्या है, एडिक्वेसी, सस्टेनेबिलिटी और इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये कैसे याद रखेंगे, पेंशन जो है वो सही होनी चाहिए, ठीक है, या ऐसे याद रख सकते हैं, पेंशन जो है वो IAS को मिलेगी, ठीक है। पेंशन सिर्फ IAS ऑफिसर को मिलेगी, IAS। आई से इंटेग्रिटी, A से एडिक्वेसी, और S से सस्टेनेबिलिटी। ये 3 सब इंडेक्सेस हैं किसकी, पेंशन इंडेक्स की, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की। कौन रिलीज करता है इसको, CFA इंस्टीट्यूट रिलीज करता है, मर्सर CFA इंस्टीट्यूट रिलीज करता है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अपग्रेडेड एज पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट विद कोचीन शिपयार्ड फॉर मिड लाइफ अपग्रेड एंड रीपावरिंग ऑफ एडवांस गाइडेड मिसाइल। तो किसको अपग्रेड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कोचीन शिपयार्ड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, किस एडवांस गाइडेड मिसाइल को अपग्रेड करने के लिए। तो आपके ऑप्शन है INS ब्रह्मपुत्रा, INS कुंज, INS वागीर, या INS ब्यास, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है INS ब्यास, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद कोची शिपयार्ड लिमिटेड फॉर मिड लाइफ अपग्रेड एंड रीपावरिंग ऑफ एडवांस गाइडेड फ्रिगेट मिसाइल फ्रिगेट इंडियन नेवल शिप ब्यास एट कॉस्ट ऑफ 313.42 करोड़, ठीक है। तो INS ब्यास को
अपग्रेड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो किसको किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने CSL के साथ, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? बस आप याद रखिएगा BCD। ठीक है, BCD। डी से याद रखिएगा डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सी से कोची शिपयार्ड लिमिटेड और बी से INS ब्यास। ठीक है, तीनों ही चीज़ आपसे अगर पूछेगा तो आप ऐसे याद रखिएगा फ्लो में या एक पूरे कंटिन्यूम में कि BCD है, बी से INS ब्यास, सी से कोची शिप लिमिटेड इसको अपग्रेड करेगा और किसके साथ पार्टनरशिप की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कोची शिपयार्ड लिमिटेड के साथ, कोची शिपयार्ड लिमिटेड के साथ ये पार्टनरशिप की है। किसके लिए? ब्यास के लिए। ठीक है, तो आपसे ये पूछेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कोची शिपयार्ड लिमिटेड के साथ किसके लिए पार्टनरशिप की है, जैसा ये क्वेश्चन है तो आप बता देंगे CD है, सीड से पहले CD था तो हम लोग ने क्या याद किया था? BCD। बी से मतलब ब्यास। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नहीं है, ये ब्यास है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ब्यास, इसको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन बनाया था ब्रह्मपुत्रा भी। ठीक है, पर बी से ब्यास भी होता है, बी से ब्रह्मपुत्रा भी है, पर जो है वो INS ब्यास है, जो आंसर है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये INS ब्यास है। ठीक है, आपसे पूछा या तो आपसे ये पूछा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किसके साथ पार्टनरशिप की है INS ब्यास को अपग्रेड करने के लिए, तो आपको याद होगा कि BCD हमारा निमोनिक था और बी से ब्यास हो गया, डी से डिफेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो बचा सी से क्या है? कोची शिपयार्ड। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये निमोनिक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वेयर डिड द फोर्थ एंड लास्ट गैदरिंग ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हेड। ठीक है, तो G20 जो कि इंडिया की प्रेसिडेंटशिप में हो रहा है, तो उसका लास्ट और फोर्थ फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग कहाँ की गई थी या कहाँ आयोजित की गई थी, कहाँ हेल्ड की गई थी, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है चंडीगढ़, लीमा, मोरक्को या लखनऊ। तो साथियों इसका सही आंसर है मोरक्को। ठीक है, मोरक्को में ध्यान दीजिएगा कि मोरक्को में जो इंडिया की प्रेसिडेंटशिप में G20 की प्रेसिडेंटशिप, इंडिया की G20 प्रेसिडेंटशिप में लास्ट गैदरिंग हुई थी और फोर्थ गैदरिंग हुई थी G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल गवर्नर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फोर्थ एंड लास्ट गवर्निंग गैदरिंग ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ड्यूरिंग इंडिया प्रेसिडेंसी अकर्ड इन मैराकेश मोरक्को फ्रॉम October 12 to 13। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट जो मीटिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है? वो मोरक्को में हुई है। किनकी हुई है? सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की और फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग। ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि किसकी मीटिंग हुई थी, तो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की और फाइनेंस मिनिस्टर्स की। ठीक है, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की और फाइनेंस मिनिस्टर्स की, और कहाँ हुई थी? ये मोरक्को में हुई थी। ठीक है, मोरक्को। ठीक है, ठीक है, कहाँ हुई थी? मोरक्को में हुई थी। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे पहले कहाँ कहाँ हुई थी? ये तो फोर्थ है ना, फोर्थ G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स। इससे पहले हुई थी बेंगलुरु में, वॉशिंगटन में और गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, ये तीन मीटिंग्स पहले हो चुकी थी और ये लास्ट मीटिंग सेंट्रल बैंक गवर्नर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग लास्ट जो थी इंडिया की प्रेसिडेंटशिप में, वो मोरक्को में हुई थी। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम क्लिंच्ड अ गोल्ड मेडल एट कैम्ब्रियन पेट्रोल कॉम्पिटिशन एंड इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड इन वेल्स, यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम October 6 to October 15, 2023। तो किसमें से इनमें से किसने गोल्ड मेडल जीता है? कहाँ पे? कैम्ब्रियन पेट्रोल कॉम्पिटिशन में, जो कि हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं पंजाब रेजिमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी, आयरिश गार्ड्स, फ्रेंच फॉरेन लेजियन या गोरखा राइफल्स। आपको ये बताना है कि इन चारों में से किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो साथियों इसका सही आंसर है गोरखा राइफल्स। ठीक है, गोरखा राइफल्स ने गोल्ड मेडल जीता है। सिल्वर मेडल जीता है पंजाब रेजिमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी ने। ठीक है, तो 3x5 गोरखा राइफल्स टीम clinched a gold medal for Indian Army at Cambrian petrol competition and international military exercise organized in Wales, United Kingdom from October 6, 23 to October 15, 23। ठीक है साथियों, तो ये किसने जीता है? ये गोरखा राइफल्स ने जीता है। ठीक है, क्या कहाँ जीता है? तो ये कंपटीशन कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा माफ करिएगा साथियों तो ये यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, जहाँ पे गोरे रहते हैं। ठीक है, गोरे रहते हैं, गोरे को हरा दिया किसने? गोरा ने। ठीक है, गोरे को किसने हराया? गोरा ने।
ऐसे याद रखेंगे। गोरा को किसने हराया? गोरा ने, ठीक है। और क्या जीता? गोल्ड, ठीक है। क्या जीता? गोल्ड, ठीक है। तो जी से गोल्ड, जी से गोरा और जी से गोरे, ठीक है। तीन, दो गोरे हैं, एक गोल्ड है, ठीक है। तो गोरा से याद रखेंगे, गोरा मतलब यूनाइटेड किंगडम में हुआ है, गोरा यहाँ पे है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में भी होते हैं पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम्स में हुआ है ये ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। और किसने जीता है? गोरे ने जीता है। गोरा मतलब गोरखा राइफल्स ने, और गोल्ड जीता है, जी से गोल्ड जीता है, ठीक है साथियों। तो आशा करते हैं आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक फैक्ट है साथियों, अभी 2020 में इन लुई ग्लुक, जो भी प्रोनाउंसिएशन है माफ़ कीजिएगा अगर हम गलत बोल रहे हैं, तो लुई ग्लक को अभी 2020 में नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर का, तो उनकी अभी डेथ हो गई है। तो ये ऑबिचुअरी टाइप फैक्ट है आपके लिए, ठीक है। लुई ग्लुक कहाँ की है? ये ज्यूइश अमेरिकन पोएट है, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में 2020 में, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये यूएस की हैं, ठीक है। ध्यान दिएगा, लुइस ग्लक, ठीक है। शी वर्कड एज सीनियर लेक्चरर, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए लुई ग्लुक कहाँ की हैं? लुई ग्लक है यूएस की, ठीक है। लुई ग्लक क्या है, और ये क्या है? ये लिटरेट्योर है, मतलब ये लिटरेचर नोबेल लॉरेट है, ठीक है। तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इस तरह मतलब बहुत ही नॉर्मल सा फैक्ट है, आपको याद हो जाएगा। बस ये ध्यान दीजिएगा कि ये यूनाइटेड स्टेट्स की हैं और इनको 2020 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है साथियों। किसको? लुई ग्लक को, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम फर्स्ट रशियन बैंक टू रजिस्टर विद सेबी एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर फॉर कैटेगरी 1 एफपीआई लाइसेंस, ठीक है। तो कैटेगरी 1 का एफपीआई लाइसेंस किसको मिला है? कौन से रशियन बैंक को मिला है? आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं वॉस्टोव बैंक, सेबर बैंक, रशियन यूनाइटेड बैंक या बैंक ऑफ रशिया। तो साथियों उसका सही आंसर है सेबर बैंक। अब इसको क्या बोलते हैं हमको नहीं पता, पर हमको लग रहा है सेबर बैंक बोलते होंगे या जो भी बोलते हो, पर आप ध्यान दीजिएगा एसबीईआर बैंक को अभी लाइसेंस मिला है कैटेगरी 1 का एफपीआई लाइसेंस, ठीक है। तो पोर्टफोलियो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? दिस इन्वॉल्व्स एन इन्वेस्टर परचेजिंग फाइनेंशियल एसेट्स टू एक्सेस इक्विटीज, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स एंड गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स अमंग अदर्स, ठीक है। ये गलत हो गया, तो ध्यान दीजिएगा। आपको पता होगा एफपीआई क्या होता है और एफडीआई क्या होता है। एफडीआई साथियों क्या होता है? एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, कोई कंपनी खड़ी करना, ठीक है। कोई स्कूल खोलना, कोई हॉस्पिटल खोलना, कोई कॉलेज खोलना, कोई मॉल खोलना, कोई मार्केट खोलना, कोई इंडस्ट्री सेटअप करना, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं साथियों? ये वो होते हैं जो कि फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, पेपर एसेट्स हो गए ये करके, ठीक है। जैसे इक्विटीज हो गई, बॉन्ड्स हो गई, डेरिवेटिव्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स हो गए, ठीक है। तो इनको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर एफपीआई 10% से ज़्यादा हो जाता है तो उसको एफडीआई कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो रशियन स्टेट ओन्ड एसबीईआर बैंक हैज बिकम फर्स्ट रशियन बैंक टू रजिस्टर विद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर फॉर अ कैटेगरी 1 एफपीआई लाइसेंस, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी की थीम क्या है? जैसा कि हम हर बार कहते हैं, आपको ये नहीं याद करना है कि कौन सा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे डेज है, मतलब 365 डेज तो है ही हैं, ठीक है, एक ईयर में। तो कई चीज़ें सेलिब्रेट करनी होती है और कई कई दिन तो ये होता है कि एक एक दिन तीन तीन चीज़ें सेलिब्रेट करनी होती है, तो याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और उसका आउटपुट भी बहुत कम होता है। मैक्सिमम वन क्वेश्चन ही, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो खैर कभी नहीं पूछा जाता है, अधिकतर एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे अच्छा होता है कि आप थीम याद कर लें, क्योंकि थीम आराम से याद भी हो जाती है और इजीली रिकॉग्नाइजेबल भी होती है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी की थीम क्या थी इस बार, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं पावर्टी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सेकेंड ऑप्शन है डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल, थर्ड ऑप्शन है पावर्टी इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स, एंड लास्ट ऑप्शन इज विमेन एंड पावर्टी। तो साथियों इसका सही आंसर है डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस ऑफ फॉर ऑल, ठीक है। तो पावर्टी में जो सबसे लंबा ऑप्शन दिखे आपको वही आप मार्क कर दीजिएगा और एक बार पढ़ भी लीजिए कि डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल, ठीक है।
और कब सेलिब्रेट किया जाता है साथियों? 17 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी। ठीक है, तो क्या थीम है? डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन। जब डिसेंट वर्क रहेगा और सोशल प्रोटेक्शन मिलेगी तभी पावर्टी जो है इरेडिकेट हो पाएगी। डिसेंट वर्क जहाँ पे वेजेस प्रॉपरली मिलेंगे, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, और सोशल प्रोटेक्शन मिलेगी, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स होंगी, अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो कवर करने के लिए, जैसे कि मनरेगा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, तो ये सब सोशल प्रोटेक्शंस है। इंश्योरेंस होंगे, तो ये सब चीज़ें होंगी तो पॉवर्टी अपने आप एलिमिनेट हो जाएगी या इरेडिकेट हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका सही आंसर है डिसेंट वर्क, सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। ठीक है, और कोई भी पुअर नहीं रहेगा तो सब अपने आप को एक डिग्निफाइड ह्यूमन बीइंग समझेंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्रॉमा डे? ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रॉमा डे की थीम क्या है आपको ये बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है। तो साथियों आपके ऑप्शंस हैं ट्रॉमा एंड स्ट्रेस, फ्री द वर्ल्ड ऑफ इट। नेक्स्ट ऑप्शन है एम्ब्रेसिंग रेसिलियंस, ओवरकमिंग ट्रॉमाज इम्पैक्ट। थर्ड ऑप्शन है ट्रॉमा रेसिलियंस फॉर एवरीवन। लास्ट ऑप्शन है ट्रॉमा एंड डिजास्टर केयर। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है एम्ब्रेसिंग रेसिलियंस, ओवरकमिंग ट्रॉमास इम्पैक्ट। ठीक है, 17 अक्टूबर को ही ट्रॉमा डे भी मनाया जाता है। अभी हम लोग ने देखा था कि इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है, और इसी दिन वर्ल्ड ट्रॉमा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी इस बार? एम्ब्रेसिंग रेसिलियंस, ओवरकमिंग ट्रॉमाज इम्पैक्ट। ठीक है, तो ट्रॉमाज इम्पैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, इसी से आप थीम यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो ट्रॉमा का इम्पैक्ट बहुत बहुत बुरा होता है इंसान पे, मेंटल हेल्थ काफ़ी ख़राब हो जाती है ट्रॉमा के बाद। ठीक है, तो ट्रॉमा का इम्पैक्ट जो है वो मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। ठीक है, तो ट्रॉमा इम्पैक्ट जो है इस बार की थीम भी है। वैसे पूरी थीम क्या है? एम्ब्रेसिंग रेसिलियंस, ओवरकमिंग ट्रॉमास इम्पैक्ट। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच कंट्री हैज एलिमिनेटेड लिम्फेटिक फाइलेराइसिस अकॉर्डिंग टू WHO? तो WHO के मुताबिक लिम्फेटिक फाइलेराइसिस किस कंट्री ने एलिमिनेट कर दिया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है इंडिया, श्रीलंका, लाओ या वियतनाम। तो हम लोग थोड़ा सा पहले का करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। अभी हम लोग ने कल या परसों देखा था कि इजिप्ट को हेपेटाइटिस सी वायरस को मैनेज करने के लिए गोल्ड स्टेटस मिला है ना। इजिप्ट को हेपेटाइटिस सी वायरस करने के लिए टियर 1 गोल्ड स्टेटस मिला है WHO द्वारा। ठीक है, आपने नहीं देखा है तो आप जाके एक बार पीछे देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है साथियों, तो अब हम लोग ने पुराना करंट अफेयर रिवाइज कर लिया। अब हम लोग करंट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो बताइए आपको लिम्फेटिक फिलियराइसिस किसने एलिमिनेट किया है? तो साथियों इसका सही आंसर है लाओस। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। ठीक है, लाओ इसका, लाओस नहीं है, लाओ इसका प्रोनाउंसिएशन होता है LAO। ठीक है, तो लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैज एलिमिनेटेड लिम्फेटिक फिलियराइसिस अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, this is the country's second neglected tropical disease to be eliminated in 6 years following the elimination of trachoma as public health hazard in 2017। ठीक है, इंडिया का कब एम है, कब तक हटाने का, हम लोग ये देख लेते हैं। तो इंडिया एम्स टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलियराइसिस बाय 27, और वर्ल्ड का क्या एम है? 2030। वर्ल्ड कब चाहता है, कब तक एलिमिनेट हो जाएगा लिम्फेटिक फिलियराइसिस? बाय 2030। और इंडिया में कब तक इरेडिकेट करने का प्लान बनाया है? तो 2027 का। ठीक है, बाकी ये इसके जो वेक्टर होते हैं लिम्फेटिक फिलियराइसिस के, वो क्यूलेक्स मॉस्किटो होते हैं। ठीक है, बाकी इसमें आपको और कुछ ध्यान नहीं देना है मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसको किसने हटा दिया है? तो याद रखिएगा L से ही लाओ है और L से ही लिम्फेटिक फेलियराइसिस है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये गलत नहीं करना है, क्योंकि हमने बताया है कि L से ही लिम्फेटिक फेलियराइसिस है और फेलियराइसिस है, और एल से ही लाओ है। ठीक है, और भी कंट्रीज हैं, एल से लग्जमबर्ग हो गई, लंदन, लंदन तो नहीं है, लंदन तो कैपिटल है इंग्लैंड की। ठीक है, और कंट्रीज भी हैं जैसे लग्जमबर्ग हो गई, और आप बताइए कौन सी कंट्रीज होती है एल से? और कंट्रीज हो सकती हैं पर एल से ही लाओ ही है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, लाओ ही है। ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, स्पेशल कैंपेन 3.0 इनिशिएटिव इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो स्पेशल कैंपेन 3.0 जो इनिशिएटिव है वो किससे रिलेटेड है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, करप्शन,
रिडक्शन ऑफ पेंडेंसी या पॉवर्टी इरेडिकेशन। तो साथियों इसका सही आंसर है रिडक्शन ऑफ पेंडेंसी। ठीक है, और किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस ने। ठीक है, और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव है डिजिटाइजेशन, क्रिएशन ऑफ इंटर मिनिस्टीरियल पोर्टल्स, 100% डिजिटल रिसिप्ट्स, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ ऑफिस स्पेसेस, क्लीनिंग ऑफ स्क्रैप। ठीक है, तो इनका क्या करना है, ये इसमें क्या होगा, ये पेंडेंसीज जो भी हैं उनको रिड्यूस की जाएगी, जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी आपकी ग्रीवेंसेज है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो इनका यही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, स्पेशल कैंपेन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस की स्कीम है। स्कीम क्या इनिशिएटिव है, और इसके अंतर्गत क्या होगा, रिडक्शन ऑफ पेंडेंसीज पे काम किया जाएगा। ठीक है साथियों, डायरेक्ट सा है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है साथियों राफा क्रॉसिंग से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं इसराइल और पैलेस्टीन में या हमास में काफ़ी जंग जारी है। ठीक है, तो उसी के चलते राफा क्रॉसिंग भी न्यूज़ में आई थी। तो राफा क्रॉसिंग क्या है, इसको मिलिट्री स्ट्राइक मतलब रिपोर्टेडली हिट बाय मिलिट्री स्ट्राइक। ठीक है, तो राफा क्रॉसिंग क्या है, ये सदर्न एंड है गाजा स्ट्रिप का। ठीक है, गाजा स्ट्रिप का, जहाँ से डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है पैलेस्टीन को। ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसका पूरा मैप देख लेंगे ताकि क्लैरिटी हो जाए। तो इट इज़ वेस्ट बिटवीन इसराइल, इजिप्ट एंड मेडिटेरेनियन सी। द क्रॉसिंग इज कंट्रोल्ड बाय इजिप्ट। इट इज़ द ओनली लाइकली रूट फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड टू एंटर गाजा वाया राफा फ्रॉम इजिप्ट सिनाई पेनिनसुला रीजन। ठीक है, तो ये जो राफा क्रॉसिंग है ये ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए यूज़ की जाती है, और ये भी अभी मिलिट्री स्ट्राइक की चपेट में आ गई थी। ठीक है साथियों, तो हम लोग देख लेते हैं, और ये किसकी कंट्रोल में है, ये इजिप्ट के कंट्रोल में है। ठीक है, ये पैलेस्टीन या इजराइल के कंट्रोल में नहीं है, ये इजिप्ट के कंट्रोल में है। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग अब मैप देख लेते हैं राफा क्रॉसिंग का। ये देखिए साथियों, ये पूरा मैप है इसराइल का, ये गाजा है, और यहाँ पे देखिए राफा क्रॉसिंग है। ठीक है, ये राफा क्रॉसिंग है, ये मेडिटेरेनियन सी है, और यहीं ये इजिप्ट है। ठीक है, इजिप्ट ये है। ठीक है, यहीं इससे इजिप्ट जो है ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करता है गाजा को। ठीक है, और ये पूरा इसराइल है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे अभी ये मिलिट्री स्ट्राइक के अंदर आ गया है, जिसके चलते ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो रोकनी पड़ी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये सदर्न एंड पे है। ठीक है, सदर्न एंड पे है, इजिप्ट का पार्ट है। ठीक है, अंडर कंट्रोल ऑफ इजिप्ट। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये मैप में क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एटीएम्स स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस 2023 रिलेट्स टू। तो एटीएम्स स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस अभी रिलीज किए गए हैं, तो आपको ये बताना है ये किससे रिलेटेड है। तो आपके ऑप्शन है बैंकिंग इंडस्ट्री, रोड एंड सेफ्टी, रेलवे कोलिजन या सीवेज मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से एटीएम स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस किससे रिलेटेड है। तो साथियों इसका सही आंसर है रोड एंड सेफ्टी। ठीक है, क्योंकि एटीएम्स का फुल फॉर्म जो है वो है एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और ये किसने किसने रिलीज किया है, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा ये एटीएम जो है ये बैंकिंग इंडस्ट्री से नहीं, रोड एंड सेफ्टी से रिलेटेड है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, दिस विल इंक्लूड फॉलोइंग फीचर्स, प्रोवाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल हाईवेज बाय डेवलपिंग इंटीग्रेटेड यूटिलिटी कॉरिडोर्स अलोंग नेशनल हाईवेज टू डेवलप ऑप्टिक फाइबर केबल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, खैर आपको इतना ध्यान में नहीं रखना है, बट आप ये इतना ध्यान में रखिएगा कि एटीएम स्टैंडर्ड्स जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो रोड एंड सेफ्टी के लिए है, क्योंकि पूरा फुल फॉर्म है एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, और किसने निकाला है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निकाला है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको क्लैरिटी हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अकॉर्डिंग टू तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विच ट्राइब विल बी पार्ट ऑफ नीलगिरी तहार कंजर्वेशन। ठीक है, तो नीलगिरी तहार क्या है, ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु की। ठीक है, तो आपको बताना है किस ट्राइब को इलिसिट किया जाएगा, किस ट्राइब का पार्टिसिपेशन इलिसिट किया जाएगा, किसके लिए, नीलगिरी तहार कंजर्वेशन के लिए। कहाँ पे, तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है इरुला ट्राइब्स, चेंचिया ट्राइब्स, मुथुवन ट्राइब्स या कोडिगास ट्राइब्स। तो साथियों इसका सही आंसर है मुथुवन ट्राइब्स। ठीक है, मुथुवन ट्राइब्स क्या है, मुथुवन ट्राइब्स का पार्टिसिपेशन एलिसिट किया जाएगा कहाँ पे
तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नीलगिरी तहार कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, नीलगिरी तहार कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए। और ये जो लोग हैं, ये जो मुथुवन ट्राइब है, कहाँ रहती है? इन द बॉर्डर हिल फॉरेस्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है साथियों। और ये फॉलो करते हैं क्या? यूनिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कॉल्ड कनी सिस्टम, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर विलेज, ठीक है साथियों। कैसे याद रखेंगे? नीलगिरी तहार होता है एन से, एन के पहले क्या आता है? एम। तो जो भी ट्राइब होगी वो एम से होगी, एम मतलब मुथु वन, ठीक है। मुथु वन ट्राइब को यूज किया जाएगा किसके लिए? तब नीलगिरी तहार कंजर्वेशन के लिए, ठीक है साथियों। आशा करते हैं सारी चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेपाल और इंडिया ने रिसेंटली एक डैम की हाइट को रिड्यूस करने की बात की है, ठीक है। तो आपको ये बताना है ये किस डैम की बात हो रही है, किस डैम की हाइट को रिड्यूस करने की बात हो रही है ताकि वहां पे फ्लड ना हो नेपाल में, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है क्योंकि आजकल क्वेश्चन लंबे आने लगे एग्जाम में, तो थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए हमें क्वेश्चन पढ़ने की, ठीक है। सिर्फ हमें आंसर ही नहीं जानना है, हमें क्वेश्चन ज़्यादा तेज पढ़ने की भी कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो नेपाल एंड इंडिया रिसेंटली अग्रीड टू रिड्यूस द हाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डैम अमिड कंसर्न्स इन नेपाल ओवर पोटेंशियल इनंडेशन, इनंडेशन मतलब फ्लड ऑफ लार्ज स्वथ ऑफ लैंड अपस्ट्रीम ऑफ द डैम। व्हाट इज द डैम वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो आपके ऑप्शन हैं सप्तकोशी डैम, कोशी हाई डैम, अरुण हाई डैम या नागमती हाई डैम। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा डैम है जिसकी हाइट को रिड्यूस किया जाएगा ताकि नेपाल जो अपस्ट्रीम में है वहां पे इनंडेशन ना हो, वहाँ वो रीजन फ्लडेड ना हो जाए, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है सप्तकोशी हाई डैम, ठीक है। सप्तकोशी हाई डैम जो है इसकी हाइट रिड्यूस की जाएगी कंसर्निंग नेपाल्स प्रॉब्लम ओवर पोटेंशियल इनंडेशन ऑफ लार्ज स्वथ ऑफ लैंड अपस्ट्रीम ऑफ द डैम, ठीक है। सप्तकोशी किस पे बनी है? ये कोसी रिवर पे बनी है, जिसको सौरव ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप बिहार से होंगे तो आपको पता होगा कोसी नदी कितना बवाल काटती है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो कौन सा डैम है? वो सप्तकोशी डैम है, ठीक है, सप्तकोशी डैम है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इंपॉर्टेंट योजना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है, तो इसके बारे में हम लोग को जान लेना चाहिए। तो आपके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड इन 2015। क्या ये सही है कि नहीं आपको ये बताना है, या ये गलत है। सेंटर स्टेट्स विल बी 40% कॉन्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका देयर आर 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और लास्ट ऑप्शन है आपका इस ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सपैंड कल्टिवेबल एरिया अंडर अश्योर्ड इरिगेशन, दैट इज हर खेत को पानी, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो गलत स्टेटमेंट है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वो कौन सा है आपको ये बताना है, ठीक है साथियों। व्हाट इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो साथियों इसका सही आंसर है सेंट्रल स्टेट्स विल बी 75:25% का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ना कि 60:40 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पूरी बातें पढ़ लेते हैं। तो अभी क्या किया है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज ने साइन किया है एमओयू किसके साथ? नेशनल रिमोट सेंसिंग वाटर रिमोट सेंसिंग सेंटर फॉर वाटरशेड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इनके साथ वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए इनके साथ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ पार्टनरशिप की गई है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इसका ऑब्जेक्टिव होगा ये मॉनिटर करेंगे वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 थ्रू हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 75:25 का है, ना कि 60:40 का है। और नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स के लिए 90:10 का है। और इसके 3 कंपोनेंट्स है, कौन कौन से? थोड़ी खांसी ज़्यादा आ रही है, माफ़ कीजिएगा। तो 3 कंपोनेंट्स क्या क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के? एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, हर खेत को पानी
एंड वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के। ठीक है, और ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ये 3 प्रोग्राम्स को एमलगेट करके जोड़ के मर्ज करके बनी है। कौन कौन सी प्रोग्राम्स थे? तो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जो कि अंडर आता है किसके? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन के। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। और ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, जो कि आता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन के अंदर। इन तीनों को मिलाकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नाम दिया गया था। ठीक है, 2015 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से रिलेटेड। ठीक है साथियों, यहाँ पे सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं। आप एक बार 2 बार पढ़ेंगे आपको आराम से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इनॉग्रेट किया है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए लैब। ठीक है, तो ये आरपीए लैब किस इनिशिएटिव के अंदर बिल्ड किया गया है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं वैभव, नेक्स्ट ऑप्शन है संकल्प, थर्ड ऑप्शन है स्ट्राइव, या फोर्थ ऑप्शन है फ्यूचर स्किल प्राइम। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है फ्यूचर स्किल प्राइम। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनॉग्रेटेड रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब। ठीक है, द लैब हैज बीन बिल्ट अंडर फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोजेक्ट फंडेड बाय मीटी। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट एम्स टू क्रिएट एन अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग इकोसिस्टम इन 10 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सच एज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन एटसेट्रा। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें कि ये जो फ्यूचर स्किल प्रोग्राम है इसके अंतर्गत ये रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब जो है जनरेट किया गया है या इनॉग्रेट किया गया है। और इसमें क्या होगा, इसमें स्किल मिलेगी, स्किलिंग और रीस्किलिंग होगी कितनी टेक्नोलॉजीज में? 10 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में होगी। ठीक है, अब थोड़ा फ्यूचर स्किल प्राइम के बारे में देख लेते हैं। तो फ्यूचर स्किल प्राइम जो है लॉन्च हुआ था कब? 2018 में, और एक इसका जॉइंट इनिशिएटिव है, ये मीटी का जॉइंट इनिशिएटिव है और नैसकॉम का इनिशिएटिव है। ठीक है, द प्रोग्राम इज बीइंग एक्सटेंडेड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फ्लैगशिप चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हम लोग ने सारी चीज़ें देख ली। फ्यूचर स्किल प्राइम कब आया था? 2018 में आया था, और पार्टनरशिप किसके साथ है? नैसकॉम के साथ इसकी पार्टनरशिप है। ठीक है, नैसकॉम के साथ पार्टनरशिप है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब के लिए। ठीक है, और कितनी इमर्जिंग फील्ड्स में इसको दिया जाएगा? तो 10 इमर्जिंग फील्ड्स में आरपीए लैब जो है वो हेल्प करेगी। क्या क्या होगी वो चीज़ें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजीज होगी, ब्लॉकचेन होगी, ऐसे करके 10 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होंगी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियंसी प्लस नॉर्म्स वाज इन द न्यूज़। ठीक है, तो लीनियंसी प्लस नॉर्म्स अभी न्यूज़ में थे, तो आपको ये बताना है कि ये नॉर्म्स किससे रिलेटेड हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं टू चेक करप्शन, टू चेक पोल्यूशन, टू चेक कार्टेल्स, या टू चेक जीएसटी फ्रॉड्स। तो साथियों इसका सही आंसर जो है वो है चेक कार्टेल्स। ठीक है, लीनियंसी प्लस नॉर्म्स क्या है? तो अगर आप जानते होंगे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इशू किया है ड्राफ्ट लीनियंसी प्लस में। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो कार्टेल्स होते हैं, कार्टेल्स क्या होते हैं? मान लीजिए कि पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंपनीज है इंडिया में, 4-5 तो कंट्रीज हैं, वो आपस में मिलके एक ग्रुप बना लेती हैं, जिसके चलते वो लोग अपने मन मुताबिक दाम पे पेट्रोल को बेचती हैं। जैसे कभी मान लीजिए 1000 रुपये लीटर पे बेच रही हैं, 2000 रुपये लीटर पे बेच रही हैं, 500 रुपये लीटर पे बेच रही हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रुप होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनीज होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? ये कार्टेल कहलाती हैं। ठीक है, कार्टेल का इंटरनेशनल एग्जाम्पल होता है ओपीईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ओपीईसी जो है ये बेस्ट एग्जाम्पल है कार्टेल का। ठीक है, आपने कोई टीवी सीरीज देखी होगी तो उसमें कई कार्टेल्स होते थे, माफिया कार्टेल्स, ये सब। तो लोग क्या करते हैं, मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, जिसके चलते वो लोग डिमांड और सप्लाई को अपने हाथ में लेते हैं, कंट्रोल करते हैं पर्टेनिंग टू सम प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, तो यही कार्टेल होता है। ठीक है, तो अब कार्टेल मिलके क्या होता है, कंपटीशन जो है कम हो जाता है। कंपटीशन क्या होता है कि जिससे हम लोग अच्छे प्रोडक्ट मिले। ठीक है, अच्छे प्रोडक्ट मिले, अच्छी सर्विसेज मिले, जब बाजार में ढेर सारे ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस कम ना हो इसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया काम करता है। ठीक है, और इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी कॉन्टेक्स्ट में लीनियंसी प्लस नॉर्म्स को निकाला गया है। ठीक है,
तो लीनियंसी प्लस नॉर्म्स के अंतर्गत क्या होगा, जो भी एक ग्रुप हमने बताया था ना आपको, एक ग्रुप है, ग्रुप में से कोई भी एक निकल के इनके बारे में कोई जानकारी देता है तो उसको लीनियंसी से तहत ट्रीट किया जाएगा, उसके ऊपर कम पीनल प्रोविजंस लागू होंगे। कोई भी ऐसा काम करता है जिससे कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस जो हैं वो हैम्पर होती हैं तो उसको कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैंडल करता है, ठीक है, और उसी को उसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए लीनियंसी प्लस नॉर्म्स लाए गए हैं, ठीक है। अंडर लीनियंसी प्लस a cartelist can disclose the existence of another cartel in an unrelated market in exchange for reduction in penalty for original leniency proceedings, ठीक है। तो leniency plus regime was part of Competition Amendment Act 2023, ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है साथियों, यहाँ पे ये पूरा इजराइल का वेपन सिस्टम है या मिसाइल सिस्टम्स हैं तो आप देख लीजिए कि क्या क्या है इसमें वेपन सिस्टम से, ठीक है। तो पहला है आयरन बीम, ये क्या करता है, ये एयरबॉर्न टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। आयरन बीम किसकी डिफेंस सिस्टम है, ये इजराइल का डिफेंस सिस्टम है, आयरन बीम है। उसके बाद आयरन डोम है, ये क्या करता है, ये इंटरसेप्ट करता है मिसाइल्स को ऑफ रेंज 2.5 to 43 माइल्स तक, ये इंटरसेप्ट करता है क्या इनकमिंग मिसाइल्स, ठीक है। और क्या है, डेविड स्लिंग, ठीक है, ये क्या करता है, ये काउंटर करता है मीडियम रेंज मिसाइल्स को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये तीन चीजें हैं जो कि डिफेंस का पार्ट है, इजराइल डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए आयरन बीम क्या है, या आयरन डोम क्या है, या डेविड स्लिंग क्या है, ठीक है साथियों। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब साथियों यहाँ पे लास्ट स्लाइड है, ये कुछ ऐसे फैक्ट्स ले लेगा है ताकि अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली आंसर कर सकें। तो पहला फैक्ट है जेरिको मिसाइल से रिलेटेड, ये भी इजराइल के पास है, ठीक है। तो इजरायली लेजिस्लेटर ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि जेरिको मिसाइल का यूज होना चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद हमास एंड पैलेस्टीन। आप जानते हैं हमास, पैलेस्टीन और इजराइल में इस समय काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसके चलते कई लोगों ने बोल रहे हैं कि इजरायली लेजिस्लेटर जो है वो बोल रहे हैं कि जेरिको मिसाइल का यूज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है साथियों डॉक्टर मिनेश शाह हैं, वो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, जो कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के ऑलरेडी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वो किसके बोर्ड में इलेक्ट हुए हैं, तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में इलेक्ट हुए हैं। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ब्रसल्स बेल्जियम में, ठीक है। डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है साथियों, ब्रसल्स बेल्जियम में, ये। और साथियों नेक्स्ट और लास्ट फैक्ट है इस स्लाइड का कि अरिंदम बागची जो है उनको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। और ये किसको सक्सीड करेंगे, ये इंद्रमणि पांडे को सक्सीड करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वैसे पासिंग न्यूज़ है पर फिर भी ध्यान दीजिएगा कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस किसको अपॉइंट किया गया है, अरिंदम बागची को, ठीक है, अरिंदम बागची को। और ये किसको सक्सीड करेंगे, इंद्रमणि पांडे को, ठीक है। एक बार फिर से जल्दी से तीनों फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। जेरिको मिसाइल जो है इजरायली के कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा। डॉक्टर मिनेश शाह जो है वो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में से इलेक्ट हुए हैं, और अरिंदम बागची जो है वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू यूनाइटेड नेशंस। और इनने किसको सक्सीड किया है, इन्होंने इंद्रमणि पांडे को सक्सीड किया है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे हम लोग का आज का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, जो निमोनिक्स बताए गए हैं वो अच्छे लगे होंगे और जो भी एनालिसिस हुआ है न्यूज़ का वो समझ में आया होगा, ठीक है साथियों। तो हम लोग अब कल अपनी 20 अक्टूबर को डेली करंट अफेयर्स के एनालिसिस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।